आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे 14 जुलाई की सुबह है ये। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है पॉडकास्ट आज का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रेंच नेशनल डे समारोह बैस्टिल डे परेड जिसे कहते हैं उसमें शामिल होंगे। कल रात प्रधानमंत्री का वहां भाषण हुआ। क्या कहा उन्होंने और किन चीजों पर दोनों देशों में बात बनी, पेरिस ही में मौजूद अपने कॉरेस्पोंडेंट से पूछेंगे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होगा। ये एनसीपी के लोगों को मंत्रालय पहले मिलेगा। वित्त मंत्रालय पर क्यों है सबकी निगाहें? क्या देवेंद्र फडणवीस पीछे हटेंगे? इन सवालों की रोशनी में महाराष्ट्र की राजनीति के पन्ने पलटेंगे। आखिर में बात बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की। एक दिन में आतंकी हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत और इस साल अब तक कुल 379 लोगों की टेररिस्ट एक्टिविटीज में क्यों गई जान, इन सब पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया जमशेद। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 23,000 लोग। चंद्रयान 3 आज होगा लॉन्च। करीब 40 दिन बाद लैंडर उतरेगा चांद के साउथ पोल। बीजेपी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को बनाएगी सियासी आइकन। पसमानदा वोटों के लिए यात्रा निकालेगी। 14 राज्यों की 63 सीटों पर है नजर। जम्मू कश्मीर में बिहार के 3 मजदूरों पर आतंकी हमला, तीनों का इलाज जारी। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। और पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। इमैनुअल मैक्रों ने उनके लिए किया डिनर होस्ट। यह है आज का दिन। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल शाम करीब 4 बजे फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। बाद में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री की कल वहां के सेनेट के चेयरमैन जेरार्ड लार्शर से भी मुलाकात हुई और फिर सबसे अहम भारत और फ्रांस का जो डेलीगेशन था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस की तरफ से पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने बातचीत की। खबर यह भी है कि इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी मिल गई है। साथ ही नेवी के 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदे जाएंगे। इस यात्रा का एक और अहम मकसद आज 14 जुलाई को पूरा होना है और वो है फ्रेंच नेशनल डे समारोह बैस्टिल डे परेड। इसी में बतौर चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री आज शामिल होंगे। फ्रांस के ऐतिहासिक महत्व के इस प्रोग्राम में भारत के सुरक्षा बलों का एक दल भी हिस्सा ले रहा है। कल देर रात प्रधानमंत्री का वहां संबोधन भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या रहीं, क्या माहौल है फिलहाल पेरिस में, पूछा मैंने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट और इंडिया टुडे टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट गौरव सावंत से, जो पेरिस से पहुंचे हुए हैं और इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। फ्रांस ने अपने सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड क्रॉस लीजन डी ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ये फ्रांस का देश का सबसे बड़ा सम्मान है। जिस तरह से मिलिट्री हो या सिविल हो, जो सबसे बड़ा सम्मान है उससे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। और ये दर्शाता है दोनों देशों के बीच बेहद निकट संबंध। इससे पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला या प्रिंस ऑफ वेल्स या अब किंग चार्ल्स, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। वो चंद ऐसे लोग हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है और यही सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और उन्होंने भारत और फ्रांस के निकट और घनिष्ठ संबंधों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के संबंधों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, भारत को 2047 तक कैसे विकसित देश बनाया जाए, इस पर अपना रोड मैप, अपना विजन और भारत की जो सोच है, भारत की सांस्कृतिक सोच, उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और फ्रांस से कितनी मिलती है भारत की सोच, इसका जिक्र किया। जिस तरह से वैदिक काल से
चरैवेति चरैवेति कहते हम लोगों की सोच है, भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक सोच है कि निरंतर चलते रहना चाहिए। यही फ्रांस के राष्ट्रगान में भी है, लगातार चलते रहने की आवश्यकता है। और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है भारत, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। ये भी कहा किस तरह से भारत और फ्रांस को मिलकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है, न केवल एक दूसरे के देशों के कल्याण के लिए, बल्कि इस मित्रता से, दो सशक्त प्रजातंत्रों की मित्रता से किस तरह से विश्व का कल्याण होगा। गौरव, एक बात ये बताइए कि किन चीजों पर सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच, और क्या कोई मुद्दा ऐसा है जहां पर बात अटकी हुई है इस यात्रा के बाद भी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल डे पर मुख्य अतिथि हैं। ये भारत को बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों को ये भी दिखाता है। उसके बाद औपचारिक बैठक उनकी शुरू होगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से, और इसमें जो चर्चा होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी, ऊर्जा की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से कई ऐसे पहलू हैं जिन पर जब दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक साथ होंगे, वो चर्चा करेंगे कि रिश्तों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। उम्मीद ये की जा रही है कि भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन लड़ाकू विमान, उनकी खरीद का रास्ता साफ होगा। उस पर चर्चा आगे होगी। 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स भारत में माझगांव डॉक्स लिमिटेड में बनेंगी, उस पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। उसके अलावा जो लड़ाकू विमान भारत के पास हैं, भारतीय वायुसेना के रफाल, उन लड़ाकू विमानों के लिए और जो रफाल एम नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं, उनमें जो मिसाइलें और बम और हथियार लगते हैं, उन्हें भारत में ही क्या उनका निर्माण हो सकता है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, इस समय के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में जो इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें भारत और फ्रांस किस तरह से सहयोग करेंगे, इस पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये थे इंडिया टुडे टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट गौरव सावंत। तीन पार्टियों की सरकार इन दिनों महाराष्ट्र की किस्मत में है। पहले महाविकास अघाड़ी थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली। अब महायुति है, जिसमें शिवसेना का एक गुट, एनसीपी का दूसरा गुट और बीजेपी की साझेदारी है। जब इतने घटक हैं तो खींचतान मंत्रालयों को लेकर होना लाजमी सी बात है, खासकर मलाईदार महकमों के लिए तो और भी ज्यादा। मिसाल के तौर पे फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय को ही ले लीजिए। है तो ये अभी देवेंद्र फडणवीस के पास, लेकिन कल किसके पास होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। सत्ता की कोठरी में चल रही कानाफूसी की जो जानकारी रखते हैं, उन पत्रकारों का तो यही मानना है कि शायद देवेंद्र को पीछे हटाकर ये मिनिस्ट्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार को देनी पड़े। कल एक बैठक भी दिल्ली में हुई अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और गृह मंत्री अमित शाह की। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार में 3 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस मसौदा मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर नहीं तय हो सका। चूंकि अजित पवार और उनके साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, दबाव है कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो। उधर एकनाथ शिंदे हैं, कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार के बाद ही विभागों का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो ढेर सारे कंफ्यूजन के बीच किसकी चलती दिख रही है और किसे मन महसूस कर रहना पड़ सकता है, पूछा हमने मुंबई में आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋत्विक अरुण भालेकर से। ये देखिए, बैठकों का सत्र जो है ये लगातार चलते रहा है, और मैं आपको बता दूं, अब फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आने के उनके निजी बंगले पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुळे की बैठक शुरू है। और यहाँ पर अजीत पवार गुट एंट्री के बाद शिंदे फडणवीस सरकार में जो कुछ मायने थे सरकार के, या जो कुछ बंटवारा पहले तय हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर खलल आते दिख रही है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार गुट जो है वो फिनेंस मिनिस्ट्री को लेकर बहुत ही अग्रेसिव है, और वो चाहते हैं कि इसी मुद्दे को लेकर सारी बातचीत आगे बढ़ी थी, और वो फिनेंस मिनिस्ट्री लिए बगैर बात आगे नहीं बढ़ाएंगे।
इस सिलसिले में वो दिल्ली के दरबार भी आके गए, अमित शाह के साथ बैठक भी कर चुके हैं और आने के बाद उन्होंने अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये मनाने में वो सफल हो गए हैं कि कैबिनेट विस्तार तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर नहीं होगा तो सरकार को मुक्की खानी पड़ सकती है और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है विपक्ष से और जनता से। इसीलिए अब लगभग ये तय हो गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अजित पवार गुट को दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज भी उन्हें दिए जाएंगे, लेकिन विस्तार की जो बात है वो आने वाले मॉनसून सत्र के बाद भी तय हो सकती है। ऋत्विक, ये जो आप वित्त मंत्रालय की बात कर रहे हैं, यही मंत्रालय था जिसको आधार बनाकर शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की सरकार से अलग हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनकी नहीं सुनी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस इसे छोड़ने को तैयार हैं? बात अगर करें कि बीजेपी वित्त मंत्रालय छोड़ेगी या नहीं, तो जब दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ जब बैठक हुई थी, जब बातचीत हुई थी, बार्गेनिंग हुई थी, तब ये लगभग तय हो गया था कि जो प्लम पोर्टफोलियो उन्हें दिए जाएंगे उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी रहेगी, क्योंकि अजित पवार इससे पहले भी वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं, उन्हें इस मंत्रालय का काफी अनुभव भी है और आने वाले 1-1.5 साल में जब ये सरकार रहेगी उस समय भी अजित पवार को ही ये पोर्टफोलियो जो है वो दिया जाएगा। अब क्योंकि बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, पोर्टफोलियो एलोकेशन अगले 24 घंटे में क्लियर किया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। इस प्रकार की सहमति तीनों भी नेताओं में राज्य के बन गई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अजित पवार को देना लगभग तय हो गया है। बस अब देखना यह है कि बीजेपी या शिवसेना दोनों भी पार्टी अपने विधायकों को किस तरह से मनाती है और किस तरह से कन्विंस करती है कि अजित पवार और एनसीपी को ये प्लम पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। हालांकि कैबिनेट विस्तार जो है वो अब नहीं होगा, वो मॉनसून सत्र के बाद ही होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ऋत्विक। और अब अशांत बलूचिस्तान की बात। यहां आतंकवादियों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 5 के घायल होने की खबर है। ये हमले इस प्रांत के सुई और झोब इलाकों में हुए और दोनों मुठभेड़ों में कम से कम 7 आतंकवादी भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान में एक दिन में 12 सैनिकों की मौत ये सेना को पहुंचा एक दिन में सबसे बड़ा नुकसान है। इससे पहले फरवरी 2022 में केच जिले में मुठभेड़ के दौरान 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। सवाल है कि सेना के साथ हो रही इस मुठभेड़ के पीछे कौन सा संगठन है और इसका बैकग्राउंड क्या है, पूछा हमने आज तक रेडियो के इंटरनेशनल इश्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट अक्षय डोंगरे से। तो अगर इस पृष्ठभूमि की बात की जाए और कौन संगठन किस संगठन ने जिम्मेदारी ली है, तो एक नया जिहादिस्ट ग्रुप है तहरीक जिहाद पाकिस्तान। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ही तर्ज पे एक ऐसा ग्रुप है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसने ये कहा है कि हमने ही हमला किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ही समय में जो सबूत देने की, उन्होंने कहा कि जिन जिन भी लोगों ने इसमें हमला लिया, जिन जिन भी मिलिटेंट्स ने इस पूरे की पूरी गतिविधि को अंजाम दिया, उनकी फोटोज और वीडियोज वो रिलीज करेंगे। इस हमले की पर्टिकुलरली बात की जाए तो काफी ज्यादा नुकसान इस बार पाकिस्तान की आर्मी को हुआ है। 2 जगहों पर हमले हुए थे और इसके चलते जो ऑलरेडी एक तरह से जो इलाका है बलूचिस्तान का, जहां पर आजादी की एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है, वहां पर वहां के एक बड़ी जनसंख्या है जो पाकिस्तान से आजादी, अपना एक अलग देश की मांग कर रही है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं सुई और झोब जो ये प्रोविंसेस है जहां पर ये 2 हमलों को अंजाम दिया गया, वहां पर इन हमलों की वजह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ गए हैं। जी अक्षय, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज करके एक थिंक टैंक है, उसकी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। मालूम हुआ कि 2023 के शुरुआती 6 महीनों में पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 379 लोग पूरे देश में इस बरस अब तक मारे जा चुके हैं। तो इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है वहां पर? स्थिति खराब होती जा रही है पाकिस्तान की। जिस तरह से अगर हमने देखा है कि वहां पर स्थिरता कम हो रही है, वहां पर अगर राजनीतिक स्थिरता की बात की जाए तो वो लगातार गिर रही है। पाकिस्तान में हमने देखा, चाहे वो इमरान खान हो या फिर वहां के अभी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो वहां पर उनके बीच में जितनी टसल है, जिस तरह से वहां महंगाई है, जिस तरह से स्थिरता है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन उठा रहे हैं वहां पर। और जिस तरह से पाकिस्तान एक तरह से हॉटबेड माना जाता है जहां पर आतंकवादी की ट्रेनिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप जिस तरह से हिलरी क्लिंटन ने कहा था
कि अगर अपने बैकयार्ड में, अपने घर के आंगन में सांपों को पालेंगे तो वो आपको डसेंगे ही। उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान ने जितना टेररिज्म को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए शह दी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ भी एक तरह से घातक साबित हो रहा है। और इसी के चलते पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा, 289 लोगों की जान गई है आतंकवादी घटनाओं के चलते, तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ इस थिंक टैंक में नहीं, बल्कि दुनिया की कई सारी ऐसी ग्लोबल फोरम्स है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बलूचिस्तान और सिंध के प्रोविंस में, और ये स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि आतंकवादी घटनाएं, गतिविधियां बढ़ी है और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से अस्थिरता देश के अंदर है, उसका फायदा कहीं ना कहीं ये सभी आतंकवादी संगठन उठाएंगे, जिन्हें ओरिजिनली शह तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी, लेकिन खुद ही सत्ता के पीछे पाकिस्तान में ही हमले करने की शुरुआत कर चुके हैं। ये थे आज तक रेडियो के इंटरनेशनल इश्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट अक्षय डोंगरे। और अब चलते हैं आज का दिन के खास सेगमेंट आज के अखबार में, जहां हम आपको बताएंगे देश विदेश के अखबारों की सुर्खियां। सूरज हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। चलिए पहले देश की सुर्खियां जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग जमशेद। और अगर फ्रांस जाने का प्लान है तो अच्छी खबर है। हिंदुस्तान अखबार में छपा है कि फ्रांस में रुपयों से भुगतान करने के लिए करार हो गया। मतलब अगर आप एफिल टावर जा रहे हैं भैया देखने, तो आप क्यूआर स्कैन करके रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई यूरो फूरो का झंझट नहीं है, आप जाइए सीधा क्यूआर स्कैन कीजिए, एफिल टावर देखिए। और हिंदुस्तान अखबार में इसी खबर के बगल में जो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आ गई है, उसको जल कर्फ्यू कहा गया है। यमुना का जल कई इलाकों में घुस गया है, यातायात ठप है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, 208.66 मीटर तक पहुंच गया है यमुना का जल स्तर। और केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि लोगों से अपील है कि वो निचले इलाके को छोड़ दे। विधायकों और पार्षदों को जमीन पर उतरने के लिए कहा गया है। बाढ़ को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में तो उसे 45 साल में सबसे ज्यादा पानी, बाढ़ की स्थिति जो है वो बता रहा है। और एशियन एज की खबर है कि साइबर खतरे पर देशों में सामान कानून हो। ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान है कि, और ये बात उन्होंने G20 सत्र को संबोधित करते हुए कही है। और एक तस्वीर है दैनिक भास्कर डिजिटल पे देख रहा हूं मैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, एक नेता की इसमें मौत हो गई। वाइस सिक्योरिटी की मौजूदगी में बीजेपी सांसद को भी पीटा। जहां पर जो जमीन के बदले नौकरी वाला जो मामला आया है लालू प्रसाद यादव का, उसके खिलाफ ये मार्च था। और तेजस्वी यादव से जो कुर्सी है उसको छोड़ने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि उनका भी नाम शामिल है। लेकिन उसके बाद फिर हो गया लाठी चार्ज। जम्मू कश्मीर में बिहार के 3 मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ है। तीनों का इलाज जारी है। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। और 3 दिन पहले 10 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। जमशेद, ये भी एक खबर मैं देख रहा था। सूरज, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि पड़ोसी देश भूटान के कुरुची बांध से और पानी छोड़े जाने की कंफर्मेशन वाली अधिसूचना जारी होने के बाद असम सरकार ने भूटान की सीमा से लगे सभी जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उन्होंने कल शाम को ट्विटर पर भी लिखा था कि भूटान की शाही सरकार ने हमें इन्फॉर्म किया है कि आज रात और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाएगा। तो एक तरफ सूरज, जहां पर उत्तर भारत में पानी का प्रकोप इस कदर दिख रहा है, उसमें यह खबर असम के लोगों और सरकार के लिए एक नई चुनौती की तरह है। अच्छा जमशेद, दैनिक भास्कर की एक एक्सक्लूसिव खबर है। बीजेपी का बृजभूषण को किनारे करने का प्लान रेडी। एक्शन में देरी की वजह रसूख और सपा से नजदीकी। पार्टी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने अगर बृजभूषण शरण सिंह के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा तो चुनाव में उसे दिक्कत होगा। और एक एक्सक्लूसिव खबर और है द टाइम्स ऑफ इंडिया में। शिंदे गुट के सेना के अपोजिशन के बावजूद अजीत पवार को फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिल गया है, मुहर लग गई है। और इसकी जो घोषणा है वो आज हो सकती है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव बता रहा है। और शिवसेना में अब इसको लेकर खटपट मच गई है कि उसको फाइनेंस क्यों दिया गया। और हो सकता है आज आने वाले टाइम में बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाए जमशेद, क्योंकि शिंदे गुट शुरू से इसके खिलाफ था। और अगर देवेंद्र फडणवीस या कहें कि बीजेपी ने उसके बावजूद फाइनेंस इनके हाथ में सौंपा है, तो खतरे की घंटी मुझे एनडीए में दिख रही है महाराष्ट्र के लिए। सूरज, में दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था कि चीन ने लद्दाख के न्यूट्रल इलाके में 4 टेंट लगाए हैं। इन्हें गुरुंग पहाड़ियों में ऊंचाई पर लगाया गया था। हालांकि भारतीय सेना के विरोध के बाद इन्हें हटा लिया गया। पूर्वी लद्दाख के चुशुल इलाके से एक पार्षद हैं कोचोंग स्टेंजिन, उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्हें गांव वालों ने बताया था। आपको याद होगा
कि 2020 के अप्रैल मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था और इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं भी हुई थीं। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन की बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। जमशेद, अगर विदेशी खबरों पे आए तो सबसे पहले तो मैं देख रहा था कि पीएम मोदी और फ्रांस के बीच जो डील हुई है उसको लेकर पूरी खबर है बीबीसी में। कैसे आज फ्रांस के बैस्टिल डे प्रोग्राम में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, परेड में भारत के 269 जवान हिस्सा लेंगे, पीएम मोनालिसा की पेंटिंग भी देखेंगे। तो ये सब जो कार्यक्रम है वो आज होने वाला है। इसके अलावा मैं देख रहा था कि इजरायली पीएम जो हैं वो यूक्रेन नहीं आना चाहते हैं, ऐसा ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका बयान है। उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को कई बार न्योता दिया, वो हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा रूस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को भारत तैयार हो गया है। इसमें नेटो समेत कई देशों की दिलचस्पी है। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज कुमार। और अब चलते हैं इतिहास की गली में और जानते हैं कि 14 जुलाई यानी कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में किन घटनाओं के लिए याद किया जाता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया पिछली खबर में कि पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं, वहां वो परेड में शामिल होंगे। बैस्टिल डे परेड कहते हैं इसे। दरअसल 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में हुई एक घटना के लिए इसे याद किया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसी तारीख को बैस्टिल के किले पर हमला हुआ था, जिसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। भारत की बात करें तो साल 1636 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसी तारीख को औरंगजेब को दक्कन इलाके का वाइसरॉय अपॉइंट किया था। 1850 में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आज ही की तारीख थी जब पहली बार मशीन के जरिए बर्फ जमाई गई थी। अमेरिका के जॉन गॉरी ने इसका प्रदर्शन किया था और उसी दिन उसने मशीन को पेटेंट भी कराया था। तो इससे पहले कि आज का दिन पॉडकास्ट हम खत्म करें, आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि खबरों के अलावा अगर आप कहानियों के भी शौकीन हैं तो सुनिए आज तक रेडियो पर मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं सुनाता हूं इंसानी रिश्तों की खूबसूरत कहानियां। आज तक रेडियो के बाकी शोज की तरह आप इसे भी आज तक रेडियो की ऐप के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसी सभी ऐप्स पर भी सुन सकते हैं। बस आपको सर्च करना होगा STORYBOX यानी बिना स्पेस के स्टोरी बॉक्स विद जमशेद। आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग है कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो।